तो चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं टेम्परेचर ऑफ ओशन वाटर्स और ये बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। एनसीईआरटी सारी सीरीज में आपको पढ़ा रहा हूँ, कंप्लीट करेंगे हम सारे चैप्टर को। तो लास्ट वाला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो बहुत रेलेवेंट है, उसमें मैंने पीआईक्यूज भी दिखाए थे। तो दिस सेक्शन विल डील विद द स्पेशियल एंड वर्टिकल वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर इन वेरियस ओशंस। यानी यहाँ पर जो ओशंस में टेम्परेचर का वेरिएशन आता है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ओशन वाटर गेट हीटेड अप बाय सोलर एनर्जी। और आपको पता है कि अब सोलर वाटर जो यहाँ पे ओशन वाटर है वो कैसे हीट होगी, तो इसके पीछे कारण है। कोई वहाँ पे जाकर के स्टोव लगा के, गैस लगा के, चूल्हा लगा के तो गर्म करने नहीं वाला है। तो हमारे पास एनर्जी का सोर्स है सन, तो सन से ही हीट होगी। द प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ ओशन वाटर ऑफ ओशनिक वाटर इज स्लोअर देन लैंड। लेकिन यहाँ पर जो वाटर की हीटिंग और कूलिंग का प्रोसेस होता है वो जमीन के कंपैरिजन में स्लो होता है। ऐसा क्यों? अब फॉर एग्जांपल आप एक पतीला रखिए, खाली पतीला है, उसको ले जा करके स्टोव पे रख देते हैं, गैस जला देते हैं। गैस जलाने के बाद अब क्या देखेंगे कि आपका पतीला जल्दी से गर्म हो जाता है। फिर आप ऐसे टच करेंगे तो आपको फील होगा। लेकिन अगर वही पतीला आप पानी में भर करके उसको रखते हैं तो जल्दी कौन गर्म होगा बताइए? जल्दी खाली पतीला गर्म होता है। और दूसरा पतीला जब आप पानी में उसको पानी डाल करके पानी के साथ गर्म करने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। फिर दोनों पतीले को, गरम गरम पतीलों को बाहर रख दीजिए, तो आपके हिसाब से कौन सा पतीला जल्दी कूल हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, आपका खाली वाला पतीला। यानी पानी अगर देखेंगे तो पानी जल्दी हीट नहीं होगा और यहाँ पर ये जल्दी कूल भी नहीं होगा। तो ये चीज़ समझ जाइए। फैक्टर अफेक्टिंग द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। और जो ये टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है इनमें कौन कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं, तो इनके बारे में हम बात करने वाले हैं। द फैक्टर विच अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर ओशन वाटर आर। पहला लैटिट्यूड। अब लैटिट्यूड क्या होता है? लैटिट्यूड मतलब है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपका इक्वेटर है। अब ये इक्वेटर है, इक्वेटर से आगे यहाँ पे जितना दूर जाएंगे उतना आपका लैटिट्यूड बढ़ता जाएगा। तो टेम्परेचर ऑफ surface water decreases from equator towards the poles because the amount of insolation decrease poleward। तो हम जैसे जैसे आप इक्वेटर की तरफ जाएंगे वहाँ क्या होगा? वहाँ टेम्परेचर कम होगा। अब टेम्परेचर कम होगा तो टेम्परेचर कम हुआ क्यों? क्योंकि इंसोलेशन कम रिसीव हुआ है। तो इसी हिसाब से यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन भी उसी हिसाब से होगा। फिर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे द ओशन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो ओशंस हैं रिसीव मोर हीट, यहाँ ज़्यादा हीट रिसीव होती है क्योंकि दिए कॉन्टैक्ट विद द लार्जर एक्सटेंट ऑफ लैंड देन द ओशन इन साउदर्न हेमिस्फीयर। अब आप ये बताइए, जैसे ये आपका ओशन है और ये आपका लैंड है। अब जहाँ पे ये ओशन ओशन है तो वहाँ पे तो पूरा ऐसे कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आएंगे नहीं। ठीक है, कांस्टेंट का मतलब कोई चीज़ कांस्टेंट नहीं होती, बस एक फॉर द रेफरेंस तो ऐसे होगा। लेकिन अगर ये यहाँ पर हमारा लैंड हो, ये हमारा ओशन हो गया, ये हमारा लैंड हो गया। अब यहाँ पे ऐसे ये दोनों साथ साथ में है, पास पास में है। ठीक है, ये हमारा है बीच, और इस बीच में अगर ये दोनों पास में हैं और यहाँ पे हीट आ रही है, मेरी नाक समझिए सन है, सनरेज यहाँ पे आई और इसने इसको गर्म कर दिया और ये भी गर्म हुआ। लेकिन ये ज़्यादा गर्म हुआ क्योंकि ये लैंड है, जल्दी कूल होगा, जल्दी ठंडा होगा, तो जल्दी कूल होगा, जल्दी वार्म होगा। तो अब यहाँ से ये ऐसे आई और यहाँ आने के बाद क्या हुआ? जब ये गर्म हो जाएगी तो यहाँ से हीट रेडिएट होगी पानी के अंदर ना। अगर कोई गर्म चीज़ है, वैसा तो है नहीं कि इसमें जो है लेयर लगा दी है थर्माकोल की और इंसुलेशन इतना ज़्यादा है फिर भी ये जो है यहाँ हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रही है, इंसुलेट कर दिया है, पर ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर जो है क्या हुई, इधर इसने जो गरम गरम लैंड है इसने पानी को भी गर्म करना शुरू कर दिया। तो ये चीज़ है अनइवल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। और जहाँ पर ये लैंड और ओशन एक साथ नहीं है वहाँ पे उतना वेरिएशन नहीं मिलेगा। फिर प्रिवेलिंग विंड आता है। द विंड ब्लोइंग फ्रॉम द लैंड टुवर्ड्स द ओशन ड्राइव वार्म surface water away from the coast resulting in upwelling of the cold water from below। अब यही चीज़ में आगे बता रहा है प्रिवेलिंग विंड। अब जैसे मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे है आपका ओशन, फॉर एग्जाम्पल हियर इज योर ओशन। अब ये ओशन है और यहाँ पे आपका है लैंड। अब यहाँ से क्या हुआ कि जब ये हीट आई और ये एकदम गर्म हुआ, अब गर्म हुआ तो इधर क्या हुआ कि इधर अब जो है ये इधर ऊपर जाने लगेगी हवा। लेकिन एक हवा ऐसी भी आती है, हॉरिजॉन्टल भी आती है, जिसको हम विंड कहते हैं। तो अगर इस साइड से विंड आएगी, हमारी लैंड ब्रीज सी ब्रीज सुने हैं आप, तो ये वार्म विंड होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ ये जो लैंड है इससे कांटेक्ट में आपकी एयर है और इसके कांटेक्ट में एयर है, तो इसकी प्रॉपर्टी ये अटेन करेगी। आप लोगों को भी पता है कौन से प्रोसेस से, मैंने आपको बताया था। आप कमेंट करके बताइए कि यहाँ पे कौन सा प्रोसेस लगेगा, एडवेक्शन लगेगा या फिर यहाँ पे
एडियाबेटिक प्रोसेस लगेगी, क्या लगेगी? तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो यहाँ से फिर ये आगे बढ़ा धीरे 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 धीरे, तो वही ये कह रहा है जब इसके इसके ये आगे बढ़ जाएगा और ये इधर को जाएगा, तो अब अपने साथ क्या होगा, ये ऊपर वाली जो गर्म लेयर है ना, अब ऐसे फूकेंगे आप किसी में ऐसे हवा, तो फिर वो आगे की तरफ लेके जाता है पानी को, तो ये पानी को अपने साथ बहा ले जाएगा। और जब ये ऊपर वाले पानी को अपने साथ आगे बहाएगा, तो आपको पता है कि नीचे से जो ठंडा ठंडा पानी है वो ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हमें देखने को मिलेगा कि ठंडा पानी ऊपर आ गया, और गर्म पानी जो है, ठंडा पानी ऐसे ऊपर आ जाएगा और गर्म पानी ऐसे चला जाएगा, किसके साथ? हवा के साथ। तो वही कह रहा है कि वार्म सरफेस वाटर अवे फ्रॉम द कोस्ट, कोस्ट से दूर जाएगा, रिजल्टिंग इन अपवेलिंग ऑफ द कोल्ड वाटर, और यहाँ से अपवेलिंग हमें देखने को मिलेगी, जिसका रिजल्ट क्या होता है? इट रिजल्ट इनटू द लॉन्गिट्यूडनल वेरिएशन, और लॉन्गिट्यूडनल वेरिएशन आता है इसमें इन टेम्परेचर। फिर कॉन्ट्रेरी टू दिस, और इसके उल्टा क्या होगा? ऑन शोर विंड पाइल अप वार्म वाटर नियर द कोस्ट। अब अगर ऐसा हो रहा है कि इस साइड से हमारी विंड आई और ये आपका जो है समुद्र हो गया, यहाँ से ऐसे विंड आई और इसने हवा को इधर भगा ले गई, लेकिन जब इस साइड से हमारी आएगी तो ये तो पाइल अप यहाँ पे करेगी ना, यहाँ पे हवा लेके आएगी, तो ऐसे लेके आएगी, ये देखिए, तो यहाँ पे पाइल होने लगेगी हवा, हवा से वाटर, तो उल्टा इसमें हो जाता है। अब क्या होगा? पाइल अप वार्म वाटर नियर द कोस्ट। अब सारी जितनी ऊपर वाली लेयर वाली, अच्छा ये बताइए, पहले अगर ये ओशन है, फॉर एग्जांपल इट इज योर ओशन, अब यहाँ पे अगर सूर्य की गर्मी आ रही है, सूर्य की रोशनी आ रही है तो ये मल्टीपल लेयर्स में है, एकदम डीप तक है, ठीक। मान के चलिए यहाँ से ये 1 मीटर से 10 मीटर है, फिर 10 मीटर से 50 मीटर है, तो पहले ऊपर वाला गर्म होता है या पहले नीचे वाला गर्म होता है? पहले नीचे वाला गर्म होगा ना। सूरज की गर्मी अगर ऊपर से लग रही है तो पहले नीचे वाला गर्म होगा, है कि नहीं? ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। ये नीचे कहाँ गर्म होगा? ये हम पतीले में थोड़ी रखे हैं पानी कि नीचे से यहाँ पे गैस स्टोव लगा दिए हैं और नीचे से जला रहे हैं, यहाँ से बर्न थोड़ी कर रहे हैं इसको जो नीचे से गर्म होगा। ये ऊपर से गर्मी आ रही है, जब ये ऊपर से आ रही है तो यहाँ ऊपर से शुरू होगा ना इसमें, तो पहले ये गर्म होगा, फिर ये गर्म होगा, गर्म होगा, गर्मी गर्मी यहाँ तक पहुँच पाएगी धीरे 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 धीरे। तो अब जब ये ऊपर वाला गर्म हुआ, तो जब ऊपर वाली हवा यहाँ से ऐसे जाएगी, ये विंड है, और हमारी विंड जब ऐसे आगे बढ़ेगी तो ये ऊपर जो गर्म है और पतली भी है, तो इसको आराम से ऐसे सरका ले जाएगी। तो जब ये इधर से विंड जाएगी सरकाती हुई, तो कोस्ट के पास लेके जाएगी, कोस्ट के पास लेके जाएगी, तो गर्म गर्म हवा जब आएगी आपके पास, तो आपको ठंडी लगेगी नहीं, गर्मी लगेगी। तो गर्म हवा आई तो आपको गर्मी लगने लगी। अगर आप कोस्ट पे खड़े हुए हैं और ऐसे हवा आ रही है, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो आपको क्या लगेगी? गर्मी लगेगी। और गर्मी लगेगी तो इसका मतलब क्या है कि कोस्ट में रेजेस द टेम्परेचर, यानी उस जगह पे टेम्परेचर को बढ़ाने का काम कर देगी। और अब वेलिंग में एक चीज़ और देखेंगे, पेरू में देखेंगे तो फिशिंग बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि डीप सी न्यूट्रिएंट्स, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं लोअर लेवल में, लोअर स्ट्रेटा में ऑफ द ओशन, वहाँ से जब अप वेलिंग होती है तो नीचे से जो यहाँ पे प्लैंक्टन्स वगैरह हैं और जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ऊपर जाते हैं। अब ऊपर जाएंगे तो उनको खाने के लिए कौन आएंगी? मछलियाँ आएंगी। तो मछलियाँ भी ऐसे इनके साथ ऊपर आएंगी, और नीचे से पानी भी आ रहा है, तो यानी उनको एक अपर एज भी मिल रहा है, उनको करंट भी मिल रही है ऊपर जाने की, यानी कम ऐसे ऐसे पंख कम मारेंगी। जैसे आपने सुना होगा कि चिड़िया बहुत तो अच्छी कैसे उड़ लेती है, या फिर बाज देखेंगे, चील देखेंगे, वो बहुत ऊपर तक कैसे उड़ते हैं, उनको मिल जाता है कन्वेक्शन करंट मिल जाती है, यानी लो प्रेशर जहाँ पे हो, तो हवा भी ऊपर जा रही है तो उसी में ऐसे ऐसे ऊपर चले जाते हैं। तो कुछ इस प्रकार से अगर ऐसे आ रही है आपकी अपवेलिंग हो रही है, तो वहाँ पे हमें क्या मिले देखने को मिलेगा कि उसी के साथ मछलियाँ भी थोड़ी भी मेहनत करेंगी, थोड़ी भी स्विमिंग करेंगी, वो ऊपर आ जाएंगी, और ऊपर न्यूट्रिएंट भी है, यानी वो खाने के लिए यहाँ आएंगी। तो बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर मछली मारा जाता है, जो कि गलत बात है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर ओशन करेंट्स की बात होती है। अब एक चीज़ और है इसमें, ओशन करेंट्स। वार्म ओशन करंट रेजेस द टेम्परेचर इन कोल्ड एरियाज। अब ये ओशन करंट उस पार्टिकुलर जगह की बात नहीं है, ये दूर से भी आ सकती है, बहुत दूर से भी आ सकती है। हो सकता है कुछ आपकी इक्वेटर की तरफ से पोल की तरफ जा रही, हो सकता है कुछ पोल से आपके इक्वेटर की तरफ आ रही हैं। यानी वाटर ओशन करंट का मतलब है बहुत बड़े रीजन को जो अफेक्ट करती हैं। तो अगर वार्म आएगी तो कोस्ट को वार्म करेगी, कूल आएगी तो कोस्ट को कूल करेगी। कोल्ड करंट डिक्रीज द टेम्परेचर। ठीक, जैसे कि गल्फ स्ट्रीम हो गया, गल्फ स्ट्रीम रेज करती है टेम्परेचर नियर ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, और जो गल्फ स्ट्रीम है ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका को गर्म करती है।
एंड वेस्ट कोस्ट ऑफ यूरोप, और वेस्ट कोस्ट ऑफ यूरोप को गर्म करेगी। फिर वाइल द लेब्राडोर करंट जो होती है वो एक कोल्ड करंट होती है जो कि लोअर करती है टेम्परेचर नियर द नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ ईस्ट कोस्ट नॉर्थ अमेरिका में। अभी आगे जो आपको फिगर दिखाएंगे तो वहाँ आपको समझ में आएगा। ऑल दीज फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर ऑफ द ओशन करंट लोकली, और ये जो सारे फैक्टर होते हैं ये इन्फ्लुएंस करते हैं टेम्परेचर ऑफ ओशन करंट को लोकली। लोकल लोकल रीजन्स में, अब कहीं पे हो सकता है ये बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, कहीं पे थोड़ा ठंडी है, कहीं पे मॉडरेट टेम्परेचर है, तो ये अलग अलग जगह पे जैसे भी वहाँ की कंडीशन होगी, जैसे आपने एयर मास पढ़ा हुआ था उसी प्रकार से ये ओशन करंट्स भी काम करती हैं। तो सारा यहाँ पे जो अगर हम देखेंगे सिस्टम है, वो सिस्टम किसका है? टेम्परेचर का। जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, जहाँ पे वेरिएशन ज़्यादा है, वहीं हमें सारा ये घास पात जो है वो नज़र आ रही है। यानी सबका दाता कौन? इंसुलेशन, सूरज, गर्मी, ऊर्जा, टेम्परेचर। द एनक्लोज्ड सीज इन द लो लैटिट्यूड, और वो ऐसे सीज जो कि लोअर लैटिट्यूड में होते हैं और एनक्लोज्ड होते हैं, रिकॉर्ड रिलेटिवली हायर टेम्परेचर देन ओपन सीज। अब ऐसा क्यों है? अब चारों तरफ से बंद है। अब जैसे ये एक है सी, आप यहाँ पे देखेंगे जैसे एक सी हो गया। अब इस सी में अगर हम जो है कोई काम करने जाएंगे इस सी के अंदर, तो क्या हमें देखने को मिलेगा? ये सी चारों तरफ से बंद है, यहाँ कोई थोड़ा बहुत फ्रेश वाटर मान लीजिए आ रहा है या नहीं आ रहा है, नदी आ रही या नहीं आ रही, किसी और सी से इसका कनेक्शन नहीं है, या फिर इनक्लोज्ड है, बहुत कम ही दूसरे सी से इसका कनेक्शन है। अब यहाँ के जब सारे लैंड एकदम गर्म हो गए, एकदम गरम 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 गरम, तो पूरा इसका हीट ऑफ ऑन कर दिया। हीट जब ये बर्नर बन गया तो बर्नर ऑन हुआ तो ये सब गर्म हो गए, पूरा आपका ओशन गर्म हो गया, लेकिन ये पूरा सी गर्म हो गया। लेकिन अगर जो ये किसी बड़ी वाटर बॉडी से कनेक्टेड है, किसी बड़े ओशन से कनेक्ट है, जहाँ से पोल से भी आपकी करंट आ रही हैं, तो इसको कूल भी कर रही हैं। और ये वाला जो ठंडा ठंडा है हवा चली, ये गरम गरम वाला इसको और कहीं लेके जाएगा तो थोड़ा कूल कर देगा। यानी अगर वो एक जगह पे है तो वो डेफिनेट सी बात है उसका टेम्परेचर हाई होगा। उसके बाद क्या कह रहा है? वेयर आर द इनक्लोज सीज इन हाई एल्टीट्यूड हैव लोअर टेम्परेचर, और वहीं दूसरी तरफ अगर वो हाई एल्टीट्यूड में है, पोल्स के पास है और चारों तरफ से घिरा हुआ है, तीनों तरफ से घिरा हुआ है, बहुत कम पैसेज वहाँ पे हमें मिलेगा, तो और आसपास के उसके टेम्परेचर ठंडा होगा तो वो भी ठंडा हो जाएगा। अब बात करते हैं हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर की। द टेम्परेचर डेप्थ प्रोफाइल, जो टेम्परेचर डेप्थ प्रोफाइल फॉर द ओशन वाटर शोज हाउ टेम्परेचर डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग डेप्थ। तो क्या कह रहा है कि द टेम्परेचर डेप्थ प्रोफाइल, यानी टेम्परेचर डेप्थ प्रोफाइल फॉर द ओशन वाटर के लिए ये चीज़ दर्शाता है कि कैसे टेम्परेचर घटता है जब हम नीचे जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि बर्नर नीचे से लगाया है ना समुद्र में, तो गर्मी नीचे से दे रही है, नीचे से दे रही गर्मी, बर्नर नीचे से दे, हाँ अर्थ की कोर से गर्मी आ रही है, इंसोलेशन से गर्मी आती है। तो नीचे क्या होगा? नीचे तो ऊपर से गर्मी जब जाएगी तो नीचे ठंडा होगा ना, ऊपर तो ट्रैप हो गई। फॉर एग्जाम्पल ये आपका सरफेस है, फिर से वही चीज़ मैं बता रहा हूँ, यहाँ 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 हुआ। अब यहाँ से जब ये सन, ये सूरज देगी गर्मी, अब यहाँ से कोर से थोड़ी आ रही है, यहाँ कोई स्टोव थोड़ी लगा के रखा है, गर्मी तो ऊपर से आएगी, और ऊपर से आएगी तो कितना आएगी भाई, कितना आएगी? उसकी एक लिमिट होगी गर्म करने की। हो सकता है कुछ किलोमीटर हो सकता है कुछ और किलोमीटर हो, बहुत जाएगी 20 30 50 60, कितनी किलोमीटर जाएगी, जितनी इंटेंसिटी होगी, जितनी उसके अंदर ऊर्जा होगी, गर्म ठंडा, फिर ये आएगी तो ठंडी भी तो होगी इसमें, सबको गर्म कर देगी, अपनी हीट आएगी, कहेगी बस मैं तुम्हारे लिए भोजन लेके आई हूँ, और सबको भोजन बांट देगी। तो भोजन इज इन लिमिटेड क्वांटिटी, देयर इज नथिंग विच इज अनलिमिटेड, तो लिमिट होता है। तो नीचे जितना आप जाएंगे उतना आपको कम गर्मी मिलेगी, उतनी सूरज की रोशनी, अब डीप सी में तो सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती, तो गर्मी कहाँ से पहुंचेगी? द प्रोफाइल शोज अ बाउंड्री रीजन बिटवीन द सरफेस वाटर ऑफ द ओशन एंड डीपर लेयर, और ये बाउंड्री रीजन बिटवीन सरफेस वाटर ओशन एंड डीपर लेयर, यानी डीप लेयर और एक जो आपके सरफेस वाटर के पास लेयर होती है, उनके बीच में आपको अभी आगे देखेंगे ये स्ट्रेटिफाई की गई है अलग अलग में। तो द बाउंड्री यूजली बिगिनस अराउंड 100 से 400 मीटर बिलो द सी सरफेस, यानी सी सरफेस से नीचे देखेंगे तो 100 से 400 मीटर के आसपास ये बाउंड्री स्टार्ट होती है, एंड एक्सटेंड सेवरल हंड्रेड्स ऑफ मीटर, और कुछ 100 मीटर्स के
नीचे तक जाती है। तो ये देखिए 13.3 में आप देखेंगे तो इसको हम थर्मोक्लाइन कह रहे हैं। ये देखिए थर्मोक्लाइन हो गया, 500 से 1000 तक यहाँ पे लिखा गया है, यानी जितना ज़्यादा आप यहाँ पे नीचे जाएंगे उतना टेम्परेचर होता जाएगा। फिर यहाँ पे देखेंगे जैसे यहाँ पे 20 है, 24 है, तो मान के चलिए ये 23 के आसपास है। अब 23 या 22.5 यहाँ से जैसे जैसे हम नीचे गए, 500 नीचे गए, तो यहाँ पे टेम्परेचर कम होने लगा, टेम्परेचर कम होने लगा। फिर हम 1000 पे पहुँचे जैसे वैसे 4 डिग्री के आसपास हुआ, फिर और कम 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 होते हुए तो फिर हम ऐसे देखेंगे कि ये 40 ये यहाँ तक पहुँच जा रहा है। 0 अगर होगा तो समुद्र नीचे से जम जाएगा, तो 0 तो हो ही नहीं सकता, माइनस हो नहीं सकता ना, क्योंकि माइनस होने का मतलब है कि नीचे जो टेम्परेचर होगा इसका मतलब माइनस में है, तो नीचे जम जाएगा, नीचे बर्फ सिल्ली हो जाएगी, है कि नहीं? है तो ये पानी ही। फिर आगे बढ़ते हैं। अब दिस बाउंड्री रीजन, ये जो बाउंड्री रीजन है फ्रॉम वेयर देयर इज अ रैपिड डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर, और यहाँ जहाँ से रैपिड डिक्रीज हमारा टेम्परेचर में देखने को मिलेगा, ये देखिए यहाँ से ऐसे रैपिड डिक्रीज मिला, पहले ऐसे कांस्टेंट गई, अब अचानक से यहाँ से देखेंगे टेम्परेचर ऐसे चालू हो गया गिरना, तो इसको क्या कहते हैं? आइए, वेर इज रैपिड डिक्रीजेज इट इज कॉल्ड द थर्मोक्लाइन, और इसको हम थर्मोक्लाइन कहते हैं। थर्मोक्लाइन यानी थर्म आपको पता है, थर्म किसको कहते हैं? थर्मोमीटर होता है, यानी थर्मो तो थर्म से बना है, थर्मोमीटर होता है ना, यानी गर्मी, क्लाइन मतलब डिक्लाइन, यानी थर्मोक्लाइन मतलब जहाँ थर्मल एनर्जी डिक्लाइन होती है या थर्मल डिक्लाइन होता है, यानी हीट जहाँ से डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है, मतलब ठंडी आने लगती है, तो यही थर्मोक्लाइन लेयर इससे हो सकता है, यानी थर्मल डिक्लाइन जहाँ पे ऊर्जा घटने लग जाती है, अब वहाँ पे हीट नहीं पहुँच रही, थर्मो डिक्लाइन थर्मोक्लाइन। अबाउट 90% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर इज फाउंड बिलो द थर्मोक्लाइन, और ये सिर्फ 10% होता है, उसके अलावा जो 90% पानी होता है वो इस लेयर के नीचे होता है, ठीक है। इन दिस जोन टेम्परेचर, फिर डी पोजिशन आता है, इस जोन में टेम्परेचर अप्रोचेस टू 0 डिग्री सेल्सियस, और एक ऐसा नीचे जाते जाते एक ऐसा भी टाइम आता है जहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुँच जाता है। द टेम्परेचर स्ट्रक्चर ऑफ ओशन ओवर मिडिल and low latitude can be described as 3 layer system from surface to bottom, और इसको 3 लेयर सिस्टम में हम समझ सकते हैं। फर्स्ट लेयर क्या है? रिप्रेजेंट द टॉप लेयर, जिसमें टॉप लेयर आती है फर्स्ट में वार्म ओशनिक वाटर, तो ऊपर क्या होगा? वार्म होगा। इट इज़ अबाउट 500 मीटर थिक, ये 5। अब ये एक चीज़ और होगी कि गर्मी ज़्यादा कहाँ होगी? जहाँ ज़्यादा डीप तक गर्मी किस जगह होगी? ज़्यादा डीप तक गर्मी होगी इक्वेटर पे, क्योंकि वहाँ इंसुलेशन हाई है, या इक्वेटर के अलावा ट्रॉपिक्स पे सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे तो इक्वेटर पे अल्बीडो इफेक्ट क्रिएट हो जाता है, क्लाउड्स क्रिएट हो जाते हैं, तो उतनी इंसुलेशन आ नहीं पाती है, तो आपके ट्रॉपिक्स पे बहुत ज़्यादा होगी। और कम कहाँ होगी डीप, ये डेप्थ कम कहाँ होगी? आपके पोल्स पे कम होगी, क्योंकि वहाँ पे उतनी इंसुलेशन मिल नहीं रही है, तो इतने अंदर लेयर तक ऐसे घुस नहीं पाएगी। कहेगा बस मेरे पास इतनी ऊर्जा नहीं है कि मैं इन सतहों को पार करके अति गहराई तक गमन कर सकूं, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया। फिर क्या होता है कि रेंजिंग बिटवीन 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक, और इनका जो टेम्परेचर होता है वो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होता है। दिस लेयर विद इन द ट्रॉपिकल रीजन, और ये जो लेयर है ये ट्रॉपिकल रीजन के पास होती है। इट प्रेजेंट थ्रू आउट द ईयर बट इन मिड लैटिट्यूड इट डेवलप्स ओनली ड्यूरिंग समर, ये लगभग आपको देखने को मिल जाएगी पूरे साल ही, लेकिन अगर हम मिड लैटिट्यूड की बात करते हैं, मिड लैटिट्यूड क्या है? अब लैटिट्यूड और मिड लैटिट्यूड 60-45 यानी 45 के आसपास, यानी सब ट्रॉपिक्स के आसपास, उसके ऊपर देखेंगे जहाँ से फिर ठंडा मौसम शुरू होता है, वहाँ ये समर्स में ही मिलेगी, क्योंकि ठंडियों में क्या होगा, इतनी लेंथ वहाँ पे हो ही नहीं पाएगी ना, इतनी डीप तो वहाँ पे होगा नहीं ठंडी में। फिर हमारी सेकंड लेयर आती है, सेकंड लेयर कॉल्ड द थर्मोक्लाइन। अभी थर्मोक्लाइन लेयर, इसको अभी हमने पढ़ा, लाइज बिलो द फर्स्ट लेयर, और ये पहली लेयर के नीचे होती है। ये देखिए ये पहली, ये वाली लेयर है हमारी पहली, इसका नाम, और फिर ये दूसरी लेयर हो गई हमारी जिसको हम कहते हैं थर्मोक्लाइन लेयर। तो आपने देखा, ठीक है, थर्मोक्लाइन लेयर कहते हैं, और फर्स्ट लेयर के नीचे होती है। बाय रैपिड डिक्रीज इन टेम्परेचर, और यहीं से टेम्परेचर में रैपिड डिक्रीज हमें देखने को मिलता है। और द थर्मोक्लाइन इज 500 to 1000 मीटर थिक, और ये जो थर्मोक्लाइन होती है ये 500 मीटर से 1000 मीटर तक की मोटाई इसकी हो सकती है। फिर थर्ड लेयर आती है, अब ये थर्ड लेयर वेरी कोल्ड है और एक्सटेंड करती है अप टू डीप ओशन फ्लोर, और ये एकदम नीचे तक जाती है, एकदम नीचे तक। और ये कहाँ पाई जाएगी? इन आर्कटिक एंड
एंटार्क्टिक सर्कल्स में द सरफेस वाटर टेम्परेचर आर क्लोज टू 0 डिग्री सेल्सियस, और सरफेस का जो वाटर टेम्परेचर होता है वो क्लोज टू पहुंच जाता है 0 डिग्री सेल्सियस, पर बहुत ज़्यादा जीरो में होगा तो नीचे वाला सब जम ही जाएगा। एंड सो द टेम्परेचर चेंजेस विद द डेप्थ इज वेरी स्लाइट। और फिर उसके बाद क्या होता है कि टेम्परेचर, इसके बाद टेम्परेचर जो चेंज होता है विद डेप्थ वो बहुत स्लाइट होता है। ठीक, हियर ओनली वन लेयर ऑफ कोल्ड वाटर एग्जिस्ट, और यहाँ पे सिर्फ एक कोल्ड वाटर की लेयर एग्जिस्ट करती है विच एक्सटेंड फ्रॉम सरफेस टू डीप ओशन फ्लोर, जो कि इस लेयर में, मतलब उस लेयर में एक ही होती है लगभग, जो कि उसको हम ऐसे मानते हैं कि वहाँ पे फिर बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, जो चेंज होना होता है ऊपर ही हो जाता है, फिर ऐसे स्लाइड स्लाइड नीचे जाती रहती है, तो उसको एक ऐसा मान लेते हैं। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द सरफेस वाटर ऑफ ओशन इज अबाउट सेट 27 डिग्री सेल्सियस। जो एवरेज टेम्परेचर है सरफेस वाटर की, हमारे ओशंस की, वो कितना मानी जाती है, वो है लगभग 27 डिग्री सेल्सियस। एंड इट ग्रेजुअली डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स, और इक्वेटर से आगे जाएंगे तो पोल्स की तरफ टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। क्यों बढ़ने लगेगा? क्योंकि धूप ज़्यादा मिलती है पोल्स की तरफ। अब धूप पोल्स की तरफ क्यों मिलती है ज़्यादा, ये आप लोग बताएंगे है ना लेक्चर में, तो पोल्स पे धूप ज़्यादा मिलेगी। तो द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर विद इंक्रीजिंग लैटिट्यूड इट इज जनरली 0.5 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे जो रेट है डिक्रीज का टेम्परेचर का विथ इंक्रीजिंग लैटिट्यूड, यानी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वो जनरली 0.5 डिग्री सेल्सियस पर लैटिट्यूड वो घटता चला जाएगा। यानी अगर आप इक्वेटर से ऐसे बढ़ते रहेंगे पोल की तरफ तो आपके जो सरफेस टेम्परेचर है ओशन का वो कम होता चला जाएगा। द एवरेज टेम्परेचर इज अराउंड 22 टू 20 डिग्री लैटिट्यूड, और जो एवरेज टेम्परेचर आपके 22 डिग्री सेल्सियस होता है, द एवरेज टेम्परेचर इज अराउंड 22 डिग्री सेल्सियस एट 20 डिग्री लैटिट्यूड। यानी अगर हम 20 डिग्री लैटिट्यूड पर देखेंगे, आइदर इट इज नॉर्थ आइदर इट इज साउथ, दोनों की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा 22 डिग्री सेल्सियस आसपास देखने को मिलेगा। फिर 14 डिग्री सेल्सियस कहाँ होता है 40 पे, यानी 20 से हम 40 पे पहुँच गए हैं। ठीक है, जीरो इक्वेटर है, उससे 20 पे गए तो 22 डिग्री सेल्सियस हुई, 14 पे गए तो 40 डिग्री सेल्सियस हुई लैटिट्यूड, नहीं 14 डिग्री सेल्सियस होगी 40 पे। तो ये समझने की कोशिश की, यहाँ पे मैं आपको एक बार लिख के दिखा देता हूँ इससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। फॉर एग्जाम्पल ये आपका इक्वेटर है, 0 डिग्री सेल्सियस है। अब अगर हम 20 डिग्री लैटिट्यूड पे जाएंगे फिर उसके बाद हम 40 डिग्री लैटिट्यूड पे जाएंगे। ठीक, अब 20 डिग्री पे कितना टेम्परेचर है, इसकी कह रहा है 22 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन 40 पे कितना हो गया, 40 पे 14 हो गया, यानी यहाँ पे ड्रॉप हमें देखने को मिला। ठीक, कितना का ड्रॉप देखने को मिला, 8 का, 8 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे माइनस हो गया। ठीक, यानी यहाँ से हम ऊपर जा रहे हैं, इधर 90 है, 90 मतलब आपका पोल हो गया, फिर यहाँ से और जाएंगे तो और कम होगा, तो ये चीज़ हम देखते हैं। और 0 डिग्री सेल्सियस नियर पोल्स, और 0 डिग्री सेल्सियस नियर पोल्स होता है तो आपको पता ही है, पोल्स पे जाएंगे तो वहाँ आपको फिर बड़े बड़े आइसबर्ग देखने को मिल जाते हैं, ग्लेशियर्स देखने को मिल जाएंगे, और ग्लेशियर एल्टीट्यूड पे भी वो डिपेंड करता है, और फिर आपको जो फ्रॉस्ट हैं वो देखने को मिलती हैं, और वहाँ पे जाएंगे तो आपको बड़े बड़े आइसबर्ग देखने को मिल जाते हैं, यानी बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ इधर उधर जमी उमी सब कुछ आपको देखने को मिल जाएंगी। द ओशन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रिकॉर्ड रिलेटिवली हायर टेम्परेचर, और जो ओशन है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है देन इन साउदर्न हेमिस्फीयर। वैसा क्यों क्यों होता है, साउथ में ऐसा क्या है जो नहीं होता है, नॉर्थ में ऐसा क्या है जो हो जाता है, बताइए। अरे वहाँ पे लैंड है भाई साहब, वहाँ पे लैंड है, लैंड है तो ज़्यादा गर्म होगा, जब ज़्यादा गर्म होगा तो लैंड हुआ जो है वो भी जाके तो इम्पैक्ट डालेगा ना, वो भी अपने आसपास या समुद्र के पनिया को क्या करेगा, गर्म करेगा बुढ़वा, गर्म कहीं देता है, गर्म कहीं देते तो गर्म हो ही जाते, बस बात खत्म। इतना समझ गए ना आप सब, आगे बढ़ते हैं। द हाइएस्ट टेम्परेचर इज नॉट रिकॉर्डेड एट इक्वेटर। अब ये बात यही बता रहा है, लेकिन हम लोग तो बहुत पहले से पढ़ना है, हम तो समझदार हैं, एनसीईआरटी हल्के में ले रहे थे क्या हमको, हमारे बच्चे बहुत समझदार हैं। स्टूडेंट्स भाइयों बहनों प्रणाम भैया बहन, वहाँ से शुरू करेंगे वैसे हम अपना इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि हाईएस्ट टेम्परेचर इक्वेटर पे नहीं होता लेकिन थोड़ा नॉर्थ में होता है। नॉर्थ में क्यों? द एवरेज एनुअल रेट टेम्परेचर फॉर द नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर आर अराउंड 19 डिग्री सेल्सियस एंड 16 डिग्री सेल्सियस रेस्पेक्टिवली। ऐसा क्यों होता है? मैंने बताया वहाँ पे
cloud formation, albedo, less insolation, less heat, less temperature. This variation is due to the unequal distribution of land and water in the north and southern hemisphere. बस सारी चीज़ें एनसीईआरटी की अच्छी बात है कि एक चीज़ बताएगा एक लाइन में, और कोई कोई लाइन ऐसी होती है जिसमें आपको 20 कॉन्सेप्ट रटने पड़ते हैं, और कोई कोई लाइन ऐसी होती है को सारे 20 कॉन्सेप्ट जो हैं 20 बार समझाते हैं। ये चीज़ है स्पेशियल पैटर्न। कोई कोई जगह आपको ऐसा लगेगा ना, अरे यार ये क्या है, एनसीईआरटी है ये। जब वो 20 जगह बताता है तो आप बोर हो जाते हैं। एनसीईआरटी में क्या होता है ना, मैं बताऊं, जब 20 जगह वो 20 कॉन्सेप्ट बार बार बता रहे, बार बार बता रहे, बार बार बता रहे, तो आपको लगता है अरे यार ये आता है भाई, हमको आता है। लेकिन जब वही 20 कॉन्सेप्ट एक जगह इस्तेमाल कर देता है ना 4 लाइन के अंदर, तो आप समझ नहीं पाते, करिए ये कहाँ, ये क्या लिख दिया है, ये क्या हो गया भाई साहब। तो वहीं हो जाता है। यानी ये आपका अप बोरिंग लेवल भी, और फिर सडन आपको ज़मीन पर भी ले आएगा, कहेगा बोर हो रहे हो, रुको अभी तुमको देते हैं झटका। फिर अब देखिए, इट इज़ वेल नोन फैक्ट दैट मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ ओशन इज ऑलवेज एट द सरफेस पर होता है, बिकॉज दे डायरेक्टली रिसीव हीट फ्रॉम द सन। अब यही चीज़ मैं आपको 1 घंटे समझा रहा हूँ। एंड हीट इज ट्रांसमिटेड टू द लोअर सेक्शन, फिर वही चीज़ कह रहा है, टू लोअर सेक्शन में जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन। यहाँ पे कन्वेक्शन की प्रोसेस होती है। इट रिजल्ट्स इन टू डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर विद इंक्रीजिंग डेप्थ, बट द रेट ऑफ डिक्रीज इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट। हर जगह डिक्रीज जो रेट है डिक्रीज का वो एकदम कॉन्स्टेंट यूनिफॉर्मली होता है। द टेम्परेचर फॉल वेरी रैपिडली अप टू डेप्थ ऑफ 200 मीटर एंड देयर आफ्टर द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर इज स्लोड डाउन। सैलिनिटी ऑफ द ओशन वाटर। अब बात करते हैं हम सैलिनिटी की। सैलिनिटी मतलब सैलिन। सैलिन मतलब क्या होता है, नमक। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, तो क्या इस पानी में नमक है, और पानी में नमक होगा तो नमक ज़्यादा है कि कम है, कम है कि ज़्यादा है, अभी ये बात करेंगे हम। ठीक है। ऑल वाटर इन नेचर, सारे ही पानी, कोई भी पानी हो, वेदर रेन वाटर और ओशन वाटर, कंटेन डिजॉल्व्ड मिनरल सॉल्ट। हर जगह हर पानी में आपको सॉल्ट देखने को मिल जाएगा। बस हमें फर्क नहीं पड़ता। पानी पी लेते कहते हैं हम, मैं कहूँगा अगर आप एक लोटा पानी उठाए हैं और अब पानी पी रहे हैं, मैं कह रहे इसको ना पियो, इसमें सॉल्ट है, तो आप कहेंगे मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं बचपन से पी रहा हूँ। तो आपको फर्क नहीं पड़ता, पर क्योंकि उसकी आदत हो गई है, हम पी रहे हैं तो ना पता नहीं चलता। उसकी क्वांटिटी ज़्यादा नहीं होती, पार्ट्स पर मिलियन इसमें आते हैं, और पार्ट्स पर 1000 आ गए इसमें। पीपीटी कम होता है पीपीटी, इसलिए हमको फ़र्क नहीं पड़ता। और फिर वही एक लोटा उठा लो। एक दिन मैं एक लोटा उठा के लाऊं आपको समुद्र का पानी, बम्बई गए हैं हम आप घूमने, और फिर मैं दे दिया, बोलो भाई पी ले जा, पी ले। या फिर 1 किलो लाऊं, नमक घोल के उसमें पिला दूं कि तुम अब पी ले भाई। फिर पियेंगे, जी भूख जल जाएगी आपकी। फिर अब क्या कहेंगे, मुझे फर्क पड़ता है, ये पानी नहीं पीऊंगा, तुम धोखेबाज आदमी हो। ठीक है, तो धोखा हो जाएगा आपके साथ। सैलिनिटी इज द टर्म used to define the total content of dissolved salt। जो सैलिनिटी है इज द टर्म, ये एक टर्म है जो कि डिफाइन करती है द टोटल कंटेंट ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट। यानी डिजॉल्व सॉल्ट का टोटल कंटेंट कितना है सी वाटर में, इसे ही हम सैलिनिटी के नाम से जानते हैं। ठीक। इट इज कैलकुलेटेड एज अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन ग्राम, ग्राम में है, डिजॉल्व इन 1000 ग्राम या 1 kg ऑफ सी वाटर। यानी मान के चलिए कि 1 किलो 1000 ग्राम सी वाटर है, 1 किलो पानी में कितने ग्राम नमक है जी, 1000 ग्राम पानी में कितने ग्राम नमक है जी, ये बताइए। जैसे कि आप लेते हैं 2 ग्लास ले लीजिए, सेम सेम क्वांटिटी में, एक में 1 चम्मच नमक डालिए, एक में 2 चम्मच नमक डालिए। ठीक। एक पिला दीजिए आप अपने दोस्त को, एक पिला दीजिए आप अपने इकाई दोस्त को, दूसरे वाले दोस्त को, दोस्ती भी हो सकती है। अब बताइए कि आप किसका भला चाहते हैं, जिसको कम नमक पिलाया है, ज़्यादा नमक पिलाया है। तो इसमें ज़्यादा फील किसको होगा, जिसमें 2 चम्मच है। यानी अगर ग्राम ज़्यादा होगा, एक ही गिलास, गिलास का पानी बराबर था तो 1000 ग्राम मान के चलिए। अब इसी में अगर ग्राम की क्वांटिटी ज़्यादा होने लगी, ग्राम की क्वांटिटी बढ़ रही है क्योंकि आपने 2 चम्मच डाल दिए, ज़्यादा ग्राम हो गया, तो सैलिनिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। जिसमें 2 चम्मच हम, जिस गिलास में 2 चम्मच डाले हुए हैं नमक।
इट इज़ यूजली एक्सप्रेस्ड, ऐसा मत कर दीजिएगा वरना बीपी ओपी बढ़ जाएगी भाई। अगर बीपी की शिकायत होगी ना, हार्ट अटैक आ जाएगा और आप कहेंगे भाई ये सर ही बताए थे हमको, हम नहीं जानते। डिस्क्लेमर दोस्तों, डिस्क्लेमर गाइस, इट इज़ यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज पार्ट्स पर थाउजेंड, और इसको हम पार्ट्स पर थाउजेंड कहते हैं। क्यों? क्योंकि 1000 ग्राम है, यानी 1000 हो गया। जैसे परसेंट 100 का होता है वैसे 1000 हो गया। अब 1000 में कितने पार्ट हैं? ये देखिए इसमें आ गया पीपीटी। और पार्ट्स पर मिलियन भी होते हैं जो आपकी लेड वेट की मात्रा को चेक करते हैं। ठीक। सैलिनिटी इज एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ सी वाटर, एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सी वाटर की। क्यों? क्योंकि सैलिनिटी ही डिसाइड करती है कि डेंसिटी क्या होगी, और डेंसिटी ही डिसाइड करती है कि वो कैसे उड़ेगी, इधर जाएगी उधर जाएगी, कहाँ जाएगी कहाँ आएगी। आगे देखेंगे आप, जैसे एयर की डेंसिटी होती है ना, कि अगर हल्की हवा है तो नीचे जाती है, भारी हवा है तो ऊपर जाती है ना। अरे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होता। हल्की हवा है तो ऊपर जाती है, भारी हवा है तो नीचे आती है। ये चीज़ थोड़ा दिमाग लगा के पढ़िए, ठीक है, पकड़ा करिए बातों को। ऐसे जगाने की कोशिश करता हूँ मैं। कॉन्सेप्ट को उल्टा कर दो आप जाग जाएंगे, यही यूपीएससी करता है, कॉन्सेप्ट को ऊपर कर दिया और नीचे कर दिया। और उसी प्रकार क्या होता है कि जब ज़्यादा सॉल्ट हो जाएगा, अब ये बताइए, हाँ ठीक है, हम फिर से हम लेते हैं ग्लास वाला अपना एग्जाम्पल। अब एक ग्लास में 2 चम्मच नमक है, एक ग्लास में 1 चम्मच नमक है। अब एक एक ग्लास, दोनों बराबर पानी है, दोनों बराबर रखे हैं, दोनों जोख दिए हैं। बोले भैया तुमको इतना खतरनाक पानी पिलाएंगे, किस दोनों हमारे दोस्त, दोनों मेरी आंख के तारे हैं, और दोनों को अगर मैं 1 गिलास पानी पिलाऊंगा तो मैं उसको जोखूंगा। जोखना हमारे गांव में कहते हैं, जोखना। तो उसमें क्या होता है, वेट करना, वे करना। आई विल वेट फॉर बोथ ऑफ यू, आप दोनों मेरी आंख के तारे हैं। तो उसको पानी जोक दिए। लेकिन अब क्या कहेंगे, अब इसको जोक तो रख दिए, एक में 1 चम्मच डाल दिए, एक में 2 चम्मच डाल दिए। अब 1 चम्मच जो आप डाल रहे हैं, मान लीजिए 25 ग्राम उसमें नमक है, एक में 50 ग्राम नमक है। फिर दोबारा जब आप वेट करेंगे, पानी तो ऐसे ही देखने में लगेगा, लेकिन वेट बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? बढ़ा ना, तो डेंसिटी इसकी ज़्यादा हो गई। अब अगर ये दोनों पानी एक साथ मिलाएंगे तो जिसके पास ज़्यादा सैलिनिटी है वो किधर को जाएगा, नीचे को जाएगा। जिसके पास कम डेंसिटी है वो किधर जाएगा, ऊपर को जाएगा। या फिर दोनों आपस में मिल जाएंगे, आपस में मिल जाएंगे तो फिर वो बराबर करने की कोशिश करेंगे, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ होती है। आगे बढ़ेंगे, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है सैलिनिटी का, जो कि आपका वाटर, अगर आप एक छोटी सी चीज़ समझ गए हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ओशन करेंट्स मूव कैसे करती हैं। और यहाँ पर जो आपकी नदियाँ आती हैं, ग्लेशियर मेल्ट होते हैं, फिर वहाँ से आपकी जो नदियाँ आकर के मिल जाती हैं, फ्रेश वाटर क्रिएट होता है, लेक्स वगैरह के जो इम्पैक्ट डालती हैं, जो आपकी रेन होती है, हाइड्रोस्कोपिक आपने हाइड्रोलॉजिकल साइकिल देखा है, तो उस वजह से वहाँ पर क्या इम्पैक्ट ये नदियाँ वगैरह जा कर के जो गिरती हैं वो क्या डालती हैं, तो वहाँ पे आपको इम्पैक्ट समझ में आएगा। सैलिनिटी ऑफ 27 to 24.7 parts per thousand has been considered as upper limit to demarcate brackish water, यानी ये मैक्सिमम है, ये अपर लिमिट है ब्रैकिश वाटर कहने के लिए। फिर फैक्टर्स क्या कहते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग द ओशन सैलिनिटी। अब ओशन सैलिनिटी के फैक्टर कौन कौन से हैं? पहला, द सैलिनिटी ऑफ वाटर इन सरफेस लेयर ऑफ ओशंस डिपेंड मेनली ऑन एवेपोरेशन एंड प्रेसिपिटेशन। अब ये कह रहा है कि यहाँ पर जो सैलिनिटी होती है, सैलिनिटी ऑफ वाटर इन द सरफेस लेयर ऑफ ओशन डिपेंड्स मेनली ऑन एवेपोरेशन और प्रेसिपिटेशन। कैसे? अब मैं 2 गिलास है, मैं 2 गिलास ले लिया, बोला चलो अच्छा ठीक है, फिर से उसको रखा मैंने। अब दोनों गिलास में अगर मैं यहाँ पे एवेपोरेशन कराता हूँ, ठीक, 1 गिलास ऐसे मैंने रख दिया और 1 गिलास मैंने ले गया और वहाँ पे उसको रख दिया मैंने, कहाँ पे? चूल्हे के ऊपर। अब मैंने उसको गर्म किया तो उसका पानी उड़ जाएगा उसके साथ। अब हो सकता है छोटे मोटे उसके पार्टिकल जो हों, बहुत छोटे माइन्यूट पार्टिकल, क्योंकि सॉल्ट भी जाता है पानी के साथ थोड़ा बहुत, लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सॉल्ट जो है वो बच जाएगा ना। तो अब आधी गिलास इसमें पानी बचा है, आधी गिलास पानी उड़ गया है। जब आधी गिलास पानी बचा तो अब इसका कंसंट्रेशन हो गया कम। तो अब आप ऐसा करो, ये इसको भी आधी गिलास फेंक दो पानी। अब इसको आधी गिलास फेंक दिए पानी, तो यहाँ पे हमारे पास आधी आधी गिलास दोनों में पानी आ गया। अब आधी गिलास पानी इसमें है, आधी गिलास पानी इसमें है, लेकिन इसमें आपने दोनों में एक एक चम्मच डाला है। फॉर एग्जाम्पल एक एक चम्मच जो है नमक डाला है, 2 चम्मच डाले रहेंगे तो बराबर ही होगा ना। तो ऐसा मत सोचिए पहले वाला 2 चम्मच वाला ही, नहीं, अब बराबर कर रहे हैं हम लोग। तो अब क्या हुआ कि एक में उड़ गया है पानी और एक में आपने पानी फेंक दिया है। फेंक दिया तो फेंकने के साथ साथ क्या हुआ कि उसके साथ सॉल्ट भी गिर गई,
लेकिन इसका जो सॉल्ट है वो थोड़ा बहुत गया होगा, ज़्यादा नहीं गया। तो अब यहाँ पे डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी, सॉल्ट इसमें ज़्यादा होगा ना, क्योंकि इसका पानी उड़ जाएगा और इसका जो सॉल्ट है वो नीचे रह जाएगा। लेकिन जो पानी आपने ऐसे फेंक दिया है उसके साथ जो है सॉल्ट गिर गया है, आधा सॉल्ट उसके साथ गिर गया, आधे पानी में ही सॉल्ट है। अब ये पूरा सॉल्ट है पर आधा पानी है, और ये आधा सॉल्ट है आधा पानी है, ये कॉन्सेप्ट है। फिर प्रेसिपिटेशन हो जाती है। अब मान लीजिए मैं आधा है, दोनों दोनों आधे आधे हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि मैं लाता हूँ और इधर, अब ये कॉन्सेप्ट भूल जाइए क्योंकि इसमें ज़्यादा पानी डालना पड़ेगा। अब दूसरी गिलास लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे प्रेसिपिटेशन की बात करते हैं। अब दूसरी गिलास ली, एक गिलास आधी है, दोनों गिलास आधी हैं, हमारे पे आधी आधी फिल हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ कि मैं एक चम्मच इसमें डाला मैंने नमक, एक चम्मच इसमें नमक डाला, दोनों गिलास में मैंने नमक डाल दिया है। अब क्या होता है कि यहाँ से मैं आधी गिलास को लाता हूँ बाहर से पानी, और इस आधी गिलास को फुल कर देता हूँ, और ये आधी गिलास आधी ही रह जाती है। तो आप अगर किसी को पिलाएंगे पानी तो कौन सा ज़्यादा खारा लगेगा, जिसमें कम पानी है ना। तो वही है प्रेसिपिटेशन। मैंने यहाँ पर ला करके प्रेसिपिटेट कर दिया, यानी यहाँ पे फ्रेश वाटर इंडल्ज कर दिया, फ्रेश वाटर डाल दिया, फ्रेश वाटर डाल दिया, तो उसकी सैलिनिटी जो है, ओवरऑल सैलिनिटी वो डिक्रीज हो गई, क्योंकि क्वांटिटी पर पार्ट पर थाउजेंड जो है वो कम हो गई। यही हो गया प्रेसिपिटेशन और एवोपरेशन, दोनों समझ गए आप। फिर सरफेस सैलिनिटी इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस इन द कोस्टल रीजन। जो सरफेस की सैलिनिटी है वो ग्रेटली इन्फ्लुएंस होती है कोस्टल रीजन में, जहाँ पर फ्रेश वाटर फ्लो करता है रिवर से। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो है ऐसे ये लैंड है, और यहाँ से एक नदी आ रही है, ये हमारा समुद्र है। अब यहाँ पे नदी आएगी तो अपने साथ ये क्या लाती है, खारा पानी लाएगी, खूब ढेर सारा खारा पानी लाएगी। अरे कहाँ से, नदी का पानी पी नहीं सकते आप, जानवर नहीं पी सकते, तो खारा पानी होगा लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में होगा, हम सब पी सकते हैं उसको, समुद्र का पानी नहीं पी सकते। तो इसका मतलब समुद्र के कंपैरिजन में इट हैज लोअर सैलिनिटी। जब लोअर सैलिनिटी होगी तो इसमें मिल जाएगी। तो जहाँ तक इसका इन्फ्लुएंस होगा वहाँ डाइल्यूट करेगी तो इस रीजन में क्या होगा, सैलिनिटी कम हो जाएगी, यानी यहाँ पर इस जगह से के कंपैरिजन में ये पानी कम खारा होगा, थोड़ा मीठा मीठा हो जाएगा, मीठे के साथ रह करके मीठे पानी में मिल करके ये मीठा हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं हम। एंड इन पोलर रीजन, और पोलर रीजन में बाई प्रोसेस ऑफ फ्रीजिंग एंड थाविंग आइस, और पोलर रीजन में फ्रीज कर जाती है। अब किसी में आप गए वहाँ पे, अब साल्ट है, बहुत सारा सॉल्ट उसमें है, फ्रीज कर गई या थॉ कर गई, तो यहाँ पर भी ये चीज़ हो जाती है। फिर विंड की बात आती है। विंड ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस सैलिनिटी, विंड भी इन्फ्लुएंस करती है सैलिनिटी को बाई ट्रांसफरिंग वाटर टू अदर एरियाज। अब फॉर एग्जांपल जो है कहीं पे कम सैलिनिटी है, कहीं पे ज़्यादा सैलिनिटी है, और यहाँ से ऐसे हवा चल रही है, अब कम सैलिनिटी वाले को ले जाके ज़्यादा सैलिनिटी वाले से मिला दी, तो दोनों क्या हो गए, दोनों आपस में मिक्स हो गए, तो उनकी सैलिनिटी और इनकी सैलिनिटी, दोनों के जो नमक हैं वो दोनों एक एक चम्मच नमक दोनों के मिक्स हो गए, भाई साहब बराबर कर दिया हमने। फिर द ओशन करंट कंट्रीब्यूट टू द सैलिनिटी वेरिएशन, और जो ओशन करंट है वो कंट्रीब्यूट करता है सैलिनिटी वेरिएशंस को। सैलिनिटी, टेम्परेचर एंड डेंसिटी, तो सैलिनिटी, टेम्परेचर और डेंसिटी ऑफ वाटर और इंटर रिलेटेड, ये तीनों इंटर रिलेटेड होती हैं। इसीलिए एनी चेंज इन टेम्परेचर और डेंसिटी इन्फ्लुएंसेस द सैलिनिटी। इस वजह से अगर कोई चेंज टेम्परेचर में आता है या फिर डेंसिटी में आता है तो सैलिनिटी इफेक्ट हो जाएगी। कैसे इफेक्ट हो जाएगी अभी मैंने आपको समझाया। हाईएस्ट सैलिनिटी इन वाटर बॉडीज, इसमें है लेक वैन टर्की में, जहाँ पे 330 ग्राम या पार्ट पर 1000 ग्राम है। फिर यहाँ पे डेड सी है जिसमें 238 है, और ग्रेट सॉल्ट लेक है 220 यहाँ पे देखने को मिलेगा। अरे भाई साहब इतना खतरनाक होता है। सैलिनिटी ऑफ हैज बीन कंसीडर्ड ब्रैकिश वाटर। आइए नीचे चलते हैं, यहाँ पे 24 देख रहे हैं, ब्रैकिश वाटर की लिमिट यहाँ पे देख रहे हैं 24.7 रखी गई है, और इससे कितना ज़्यादा है। फिर यहाँ पे अलग अलग रीजन दिए गए हैं, ये देखिए, ये फिगर कौन सा है कि स्पेशियल पैटर्न ऑफ सरफेस टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, स्पेशियल पैटर्न ऑफ सरफेस टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस ऑफ द ओशन। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इधर एक आपकी लेयर जा रही है, ये 5 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस। ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ था क्लाइमेट में कि यहाँ पे टेम्परेचर ऐसा क्यों है, जस्ट बिकॉज यहाँ पे वेरिएशंस आपको कम देखने को मिलेंगे ना, ऐसे ऐसे आएंगे, ऐसे आएंगे।
लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 20 यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, फिर ये थोड़ा सा ड्रॉप हुआ, फिर यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ 25 थोड़ा ड्रॉप हो गया, फिर यहाँ पे 28 है गया, फिर यहाँ से ये मिला, फिर ऐसे 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 यहाँ पे 28 हुआ, फिर यहाँ पे 25, यहाँ पे 20, यहाँ पे 25, 20, यहाँ पे ये चीज़ें बता रहा है कि सरफेस टेम्परेचर कितनी है आपके ओशन की। तो आगे हम इसको पढ़ने वाले हैं, आगे चलिए। हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी, और यहाँ पे एक फिगर आपको सरफेस सैलिनिटी की भी बताएगा, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि देखिए जहाँ पे 35 है तो वहाँ पे यहाँ पे देखिए टेम्परेचर, तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। तो आगे चलिए। हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी, अब हम बात करते हैं हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन सैलिनिटी का। द सैलिनिटी फॉर द नॉर्मल ओपन ओशन रेंजेस, जो सैलिनिटी होती है नॉर्मल ओपन ओशन रेंजेस फ्रॉम बिटवीन 33 से 37 होती है ना। तो ये चीज़ है, यानी ओपन ओशन है। ओपन ओशन का मतलब कि वहाँ से पानी आ रहा है, इस ओशन से भी आ रहा है, उस ओशन से भी आ रहा है, मल्टीपल सोर्सेज मल्टीपल जगह से आ रहा है। और इन लैंड लॉक्ड रेड सी, फॉर एग्जांपल लैंड रॉक हो गया आपका, रेड सी हो गया, तो उसमें कितना हो जाएगा, 41 तक पहुंच जाएगा। वाइल इन एस्चुरीज एंड आर्कटिक में सैलिनिटी कहाँ तक पहुंच जाएगी, 0 से 25 तक रहेगी, हमें देखने को मिलेगी। सीजनली इन हॉट एंड ड्राई सीजन में, और अगर हॉट सीजन या ड्राई सीजन होगा वेर एवोपरेशन इज हाई, जहाँ पे एवोपरेशन हाई होगा तो सैलिनिटी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि जो पानी था, जो हमारा फ्रेश वाटर था, वो पानी फ्रेश वाटर बन के उड़ गया। अब पानी जो उड़ा है वो अपने साथ सैंड, वो अपने साथ सॉल्ट तो नहीं लेके जाएगा, क्या कहेगा, अब सॉल्ट के साथ है, सॉल्ट आके उससे मिल गया, उसको काट रहा है। पता है ना कि चोट पे चोट पे अगर सॉल्ट नमक लगा दो तो बहुत रगड़ता है। तो जब सॉल्ट के साथ था पानी, मतलब भैया हमको बहुत परेशान कर रहे हैं। अब वो परेशान होते होते बेचारा किसी दिन गर्मी पाया, उसको एनर्जी मिली और ऊपर जाने लगा, तो सॉल्ट बोला मुझको भी ले चलो भाई अपने साथ। बोला भाई ये बहुत काटे हो हमको, अब हम तुमसे छोड़ा पीछा छुड़ाने पाए हैं, अब आएंगे किसी दिन मिलके, कहीं कभी टपकेंगे तो हम मिलेंगे, बाकी हम चल रहे हैं भैया, बाय बाय टाटा। तो भाग जाता है अकेले सॉल्ट को छोड़ करके। तो यहाँ पे क्या होगा, अब जितने ज़्यादा लोग बचे हैं तो छोटा वाला उसको जाके पकड़ लेता है, भैया वो तो भाग गए, अब आप ही सहारा है। तो वहाँ पे बढ़ जाते हैं, सॉल्ट की क्वांटिटी बढ़ गई। अब द सैलिनिटी वेरिएशन इन पैसिफिक ओशन, जो सैलिनिटी वेरिएशन है पैसिफिक ओशन में, इज मेनली ड्यू टू इट्स शेप एंड लार्जर एरियल एक्सटेंट। और यहाँ पे शेप इसका है, इससे बहुत बड़ा है, इसका लार्जर एरियल एक्सटेंट है, बहुत दूर दूर तक आप जाता है। सैलिनिटी डिक्रीजेस, सैलिनिटी इसकी डिक्रीज कर जाती है, 35 से 31 तक वेरी करती है। कि मतलब ये यहाँ पे देखेंगे बहुत लार्जर एरिया में फैल गया, ज़्यादा पानी है, तो सॉल्ट को कहते हैं भैया आज हमारा पिंड छोड़ दो, किसी और के पास चिपक जाओ, तो सॉल्ट किसी और चिपक जाता है, तो सब इधर उधर इधर उधर चिपके पड़े हैं। जब कम लोग होंगे, कम खून चूसने वाले होंगे, तो भैया वो एक साथ आ जाएंगे, सबके पास आ जाएंगे। ऑन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर बिकॉज ऑफ द इन्फ्लक्स ऑफ मेल्टेड वाटर, और यहाँ पे वेस्टर्न में देखेंगे तो मेल्टेड वाटर होता है, जब मेल्टेड वाटर आएगा फिर फ्रेश वाटर आएगा, वही सेम चीज़ है आर्कटिक रीजन में। इसी सेम वे में 15 से 20 डिग्री साउथ पे देखेंगे तो ये 33 डिग्री तक जो है 33 पार्ट तक जो है ये डिक्रीज कर जाती है। द एवरेज सैलिनिटी ऑफ अटलांटिक ओशन इज अराउंड 36। तो यहाँ पे जो आपके अटलांटिक ओशन की एवरेज सैलिनिटी है वो कितनी होती है, वो 36 डिग्री के आसपास होती है। और जो हाईएस्ट सैलिनिटी इज रिकॉर्डेड बिटवीन 15 डिग्री से 20 डिग्री लैटिट्यूड, और जो हाईएस्ट सैलिनिटी हम रिकॉर्ड करते हैं वो 15 डिग्री से 20 डिग्री लैटिट्यूड पर करते हैं। मैक्सिमम सैलिनिटी 37 होती है, इज ऑब्जर्व बिटवीन 20 से 30 डिग्री, और यहाँ पर 20 डिग्री वेस्ट से 60 डिग्री वेस्ट तक, यानी नॉर्थ 20 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ तक, और 20 डिग्री वेस्ट से 60 डिग्री वेस्ट तक हमें देखने को मिलेगी 37 की जो यहाँ पे सैलिनिटी है वो। इन नॉर्थ सी, अगर हम नॉर्थ सी की बात करते हैं, ठीक है, तो ये एक मैप खोल के रखिएगा आप, ठीक है, अपना एटलस खोल के रखिए, क्योंकि बार बार मैं दिखाऊंगा तो ऊपर नीचे करूँगा, आपको चीज़ें एक फ्लो में समझ में नहीं आएंगी, और मुझे भी ऊपर नीचे करने में दिक्कत होगी। तो इन स्पाइट ऑफ इट्स लोकेशन इन हायर एल्टीट्यूड, कि भले ही नॉर्थ सी की जो लोकेशन है वो हायर एल्टीट्यूड पे है, हायर लैटिट्यूड पे है, रिकॉर्ड हायर सैलिनिटी, पर फिर भी यहाँ पे हायर सैलिनिटी होती है। क्यों? क्योंकि मोर सैलिन वाटर ब्रॉड बाय द नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। तो यहाँ पे एक नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट चलती है, जो कि आपकी यहाँ पे देखेंगे अटलांटिक ओशन, इसमें इधर, ठीक है, ये यहाँ से ऐसे एक नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जाती है ये, तो यहाँ से इक्वेटर वगैरह से सैलिनिटी हाई है तो ऐसे जाती है, ये ऐसे जाएगी, तो क्या होगा, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट ऐसे जाएगी, ऐसे ड्रिफ्ट करते हुए
तो ये सैलिनिटी को वहाँ पे बढ़ाती है, तो यही चीज़ बता रहा है। अब बाल्टिक सी रिकॉर्ड लोअर सैलिनिटी, पर यहीं पे बाल्टिक सी में लोअर सैलिनिटी होती है क्योंकि इन्फ्लक्स है रिवर वाटर का लार्ज क्वांटिटी में। जो मेडिटेरेनियन सी है रिकॉर्ड हायर सैलिनिटी क्योंकि हाई एवेपोरेशन मेडिटेरेनियन सी में होता है। सैलिनिटी इज हाउएवर वेरी लो इन ब्लैक सी, पर अगर हम ब्लैक सी देखेंगे तो सैलिनिटी लो है, भले ही वहाँ पे एवेपोरेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनॉर्मस फ्रेश वाटर इन्फ्लक्स हो रहा है, रिवर बहुत ज़्यादा रिवर आ रही हैं, उड़ते जा रहे हो, पानी उड़ते छोड़े जा रहे हो, फिर नए लोग आ रहे हैं। जैसे अब आप किसी को छोड़ के जाएंगे, वो कहेंगे भैया हम हमसे पीछे छुड़ा रहे हैं, हम जा रहे हैं, हम नहीं कर पाएंगे ये सब काम। तो तुम भाग गए, एनर्जी पाए, और सारे लोग आ रहे हैं, कहेंगे जाओ यार, तुम गए, एक गया तो 1000 तैयार बैठे हैं, वही बात हो जाती है। ठीक है, बड़ी लंबी है ज़मीन, मिलेंगे लाख हंसी, तो और लोग आ जाते हैं, तो सॉल्ट भाई साहब उसमें चिपके पड़े हुए हैं, जाओ तुम। फिर यहाँ देखिए सी द एटलस टू फाइंड आउट रिवर्स ज्वाइनिंग ब्लैक सी। यहाँ पे एटलस देखिए, हम मैं नहीं दिखाऊंगा, जो एनसीईआरटी भी कह रहा है, खुद ही देख लो तुम। द एवरेज सैलिनिटी ऑफ इंडियन ओशन, जो एवरेज सैलिनिटी होती है इंडियन ओशन की, वो 35 पार्ट है। द लो सैलिनिटी ट्रेंड इज ऑब्जर्व इन द बे ऑफ बंगाल, और यहाँ पर लो सैलिनिटी बे ऑफ बंगाल में देखने को मिलेगी। काहे को? काहे को बताओ, काहे को? काहे को? हमारी गंगा मैया, ब्रह्मपुत्रा, गोदावरी, ये सब जा करके कहाँ जा रही हैं? वहीं जा रही हैं। ठीक है, ओके। इनफ्लक्स ऑफ rivers. On contrary, Arabian Sea shows higher salinity due to high evaporation. क्योंकि यहाँ पे जो अरेबियन सी है वो हाई सैलिनिटी वहाँ पे होगी क्योंकि हाई एवेपोरेशन, एवेपोरेशन काफ़ी ज़्यादा है और लो इन्फ्लक्स है। उस साइड वेस्ट फ्लोइंग रिवर जो आपकी होती हैं उनमें कम पानी होता है, कोई पेरेनियल, तो कोई वहाँ पे सीजनल चल रही है, कोई रेन में चल रही है, और इधर आपकी पेरेनियल रिवर जा रही हैं, इनमें हमेशा पानी रहता है, तो हाई इन्फ्लक्स ऑफ वाटर है जो बे ऑफ बंगाल में जा रही हैं। अब वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी की बात करते हैं। सैलिनिटी चेंजेस विद द डेप्थ बट द वे इट चेंजेस डिपेंड अपॉन द लोकेशन। सैलिनिटी डेप्थ के साथ चेंज होती है, लेकिन ये कैसे चेंज होगी ये डिपेंड करेगा उसकी लोकेशन के ऊपर। और यहाँ पे देखिए अलग अलग लोकेशंस में है, जैसे हमारे इंडिया के पास अगर आप देखेंगे तो 34 है, यहाँ पे 34 है, फिर यहाँ 35 है, और वहीं अगर आप इधर चले आएंगे यहाँ पे 37 आपको मिल जाएगी, और यहाँ देखेंगे 36 है, इधर देखेंगे आपके साउथ अमेरिका के पास यहाँ 37 मिल जाएगी, अफ्रीका के पास ईस्टर्न कोस्ट पे देखेंगे तो 35 हमें देखने को मिल जाती है, और उसी के साथ ऊपर देखेंगे अगर हम यहाँ पे ये 35 देखने को मिलेगी। और जो डिफरेंस मैं आपको कह रहा था, वो डिफरेंस जो आपको बता रहा था, तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे जस्ट अ सेकंड, हाँ, तो ये 36, इतने में 36 है, पर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हाउ कैन इट बी 34, यहाँ पे 32 कैसे हो गई, यहाँ पे 33 कैसे हो गई, यहाँ पे 30 कैसे हो गई? क्योंकि यहीं पर ही गंगा ब्रह्मपुत्र का बेसिन बनता है, और तो यहाँ पे जो फ्लक्स है, इनफ्लक्स है फ्रेश वाटर का, वो आ रहा है, जिस वजह से ये 30 है और ये 36 है, यानी इसमें आपको अंतर नज़र आने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्रेश वाटर आ रहा है। ठीक, बाकी ओशन में कोई दिक्कत नहीं है, टेम्परेचर लगभग वैसा ही है, और इस साइड तो वैसे ही है। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। फिर लोकेशन ऑफ दी सी की लोकेशन क्या है, उसके बाद सैलिनिटी एट द सरफेस इंक्रीजेज बाय द लॉस ऑफ वाटर टू आइस और एवेपोरेशन। तो जो सैलिनिटी है सरफेस पर तब इंक्रीज करती है जब पानी लॉस होता है, या फिर एवेपोरेशन होता है, या आइस बन जाती है, और डिक्रीजेज या फिर डिक्रीज कर जाएगी जब फ्रेश वाटर आएगा, जैसे कि नदी से आता है। सैलिनिटी एट डेप्थ इज़ वेरी मच फिक्स्ड, और डेप्थ में जो सैलिनिटी होती है वो फिक्स होती है, यानी अगर पानी आता भी है तो ऊपर वो ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा क्योंकि ऊपर मिलाया जा रहा है पानी, और लेयर तो बहुत ज़्यादा नीचे तक है ना, तो इस वजह से ऊपर वाले में ही वेरिएशन आती है, नीचे वाला लगभग फिक्सा ही होता है, बिकॉज देयर इज़ नो वे दैट वाटर इज लॉस्ट और द सॉल्ट इज एडेड, क्योंकि ऐसा कोई रास्ता ही नहीं है कि नीचे से कहाँ से लॉस्ट होगा या फिर सॉल्ट ऐड किया जा सकता है। देयर इज अ मार्क डिफरेंस इन द सैलिनिटी बिटवीन सरफेस जोन एंड डीप जोन, और यहाँ पे डिफरेंस होता है जो कि क्लियर कट आपको लगेगा ऑफ द ओशन। द लोअर सैलिनिटी वाटर रेस्ट अबव द हायर सैलिनिटी डेंस वाटर। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जो लोअर सैलिनिटी वाटर है यानी जिनमें लो सैलिनिटी है वो रेस्ट करते हैं अबव द हायर सैलिनिटी डेंस वाटर, हाई सैलिनिटी डेंस वाटर के ऊपर होते हैं, यानी जिन पानी में लो सैलिनिटी होती है वो ऊपर होंगे, हायर सैलिनिटी जो होगी वो नीचे होंगे। क्यों? क्योंकि जो भारी है ऑब्वियस सी बात है वो नीचे होगी। सैलिनिटी जनरली इंक्रीजेस विद द डेप्थ, और ये देखिए
सैलिनिटी अब क्या होगी, इंक्रीज करती है डेप्थ के साथ। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको एकदम शुरू में ही बता दिया था। एंड देयर इज अ डिस्टिंक्ट जोन कॉल्ड हेलोक्लाइन, और यहाँ पे एक हेलोक्लाइन होता है, ठीक है। फिर वेयर सैलिनिटी इंक्रीजेस शार्पली, जहाँ पे सैलिनिटी जो है वो इंक्रीज करती है स्लाइटली। उसके बाद फिर आएंगे अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट, तो जो दूसरे फैक्टर हैं अगर वो कांस्टेंट होते हैं, इंक्रीजिंग सैलिनिटी ऑफ सी वाटर कॉजेज इट्स डेंसिटी टू इंक्रीज। जो हाई सैलिनिटी होगी सी वाटर की जनरली सिंक्स बिलो द लोअर सैलिनिटी वाटर, दिस लीड टू द स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ सैलिनिटी। तो क्या कह रहा है कि हाई सैलिनिटी सी वाटर जनरली सिंक करती है बिलो द लोअर सैलिनिटी वाटर, दिस लीड टू स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ सैलिनिटी। तो जो हाई वाली होगी वो नीचे चली जाएगी, तो यहाँ पे स्ट्रैटिफाइड हो जाएगा, स्ट्रैटिफाइड लेयर हो जाएगी। हाँ, इसके नीचे लो हाई है, इसके नीचे लो है, तो स्ट्रैटिफिकेशन हो गया। तो आपका यहीं पे ये चैप्टर समाप्त होता है। एक चैप्टर और बचा हुआ है इस सीरीज में, ये इस यूनिट का, तो चैप्टर 15, चैप्टर 14 जिसको हम कल पढ़ने वाले हैं, मूवमेंट्स ऑफ ओशन वाटर। तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।